Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, Bismillahirrahmanirrahim. So today we will start the unit number 4, which is the electromagnetic induction. Recently हमने थर्ड यूनिट कंप्लीट किया which was the magnetism. तो एक्चुअली उसमें हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1820 में जो अरिस्टोटल था उसने डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ जब एक स्टडी करंट फ्लो करता है थ्रू ए कंडक्टर तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो हमने अब स्टडी किया, वो सारा टोटल इफेक्ट हमने अब स्टडी किया यूनिट नंबर 3 में कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट वॉज जस्ट इन अराउंड 1820, almost after some 11 years, that was almost after some 1831, it was Michael Faraday who discovered the effect called as electromagnetic induction, which is just the converse of to the magnetic effect of the electric current. यानी माइकल फैराडे ने ऑलमोस्ट 1831 में उसने एक इफेक्ट एक्चुअली डिस्कवर किया जिसको अब हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कन्वर्स है, जो हमने आज तक पढ़ा है ना, दैट इज दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका कन्वर्स है मैग्नेटिक इंडक्शन। जब हम एक कॉइल को प्लेस करते हैं या कॉइल या यूजुअली विल कंसिडर कॉइल विच इज़ मेड अप ऑफ कॉपर, इसको हम प्लेस करते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स उस लिंकड उसके साथ होता है कॉइल के साथ। वहाँ पे आपने ऑलरेडी पढ़ा है ये चीज़। व्हेन एवर अ कंडक्टर यूजुअली इज प्लेस्ड, स्पेशली अगर हम यहाँ पे कॉइल की बात करेंगे, वायर की बात करेंगे, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ इट। फैराडे ने वही चीज़ फाइंड किया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड है ना, ये चेंज हो जाता है। कि फैराडे फाउंड दैट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक्ड है वो चेंज हो जाता है, तो फिर एन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कॉइल, तो वहाँ पे एक करंट फ्लो होता है इस कॉइल में, प्रोवाइडेड कि वो कॉइल एक्चुअली क्लोज्ड हो। इनकेस अगर कॉइल ओपन हो तो वहाँ पे ईएमएफ सेट हो जाता है, पोटेंशियल वहाँ पे सेट होता है अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कॉइल। सो द ये जो करंट यहाँ पे एक्चुअली इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो करंट वहाँ इस कॉइल में प्रोड्यूस हुआ या जो ईएमएफ वहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, इस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ रेस्पेक्टिवली कहते हैं। तो जो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल में है, ये उस कॉइल में इट लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल कीप्स ऑन चेंजिंग। तो जो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो वहाँ पे इस कॉइल में प्रोड्यूस होता है, ये उसी टाइम तक उस कॉइल में रहता है जब तक वो फ्लक्स उसका चेंज होता रहेगा। तो दस हम क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, इट इज़ द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। ठीक है ना, दैट इज जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, दैट इज EMI, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, ये एक्चुअली क्या है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या EMF in a coil when the magnetic flux linked with the coil is changed। ठीक है ना, तो फिर से थोड़ा सा मैं फिर से आपको जल्दी में इसको रिवाइज करूं कि जो हमने पढ़ा है वो हमने मैग्नेटिज्म में ये चीज़ पढ़ा है कि जब भी ये एक्चुअली ओरेस्टर ने देखा था, बाद में बहुत सारा काम इस पर हुआ, वो सारा कुछ हमने पढ़ा कि जब कभी भी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में तो दैट करंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ना वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। बिसाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट अराउंड 1830 माइकल फैराडे ने ये डिस्कवर किया कि इसका कन्वर्स भी प्रूव है। ठीक है ना, कि जब भी हम एक कॉइल को यूजुअली में कॉपर वायर लेते हैं और उसको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो उसके साथ उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, तो जैसे ही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से वहाँ पे करंट फ्लो करता है इस कॉइल में से। अगर कॉइल क्लोज हो, अगर कॉइल ओपन हो तो वहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। इस करंट को या तो हम दिस इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं।
ठीक है ना। और ये जो करंट वहाँ पे फ्लो होता है इस कॉइल में, या ईएमएफ जो फ्लो वहाँ पे जनरेट होता है, ये उस कॉइल में उसी टाइम तक रहता है जब तक फ्लक्स कंसिस्टेंटली चेंज होता रहेगा। वंस फ्लक्स सीजेस टू एक्ट, फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो बाद में ये ईएमएफ या ये करंट इसमें फ्लो नहीं होता है। तो देयरफॉर जनरल में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैसा फिनोमिनन है, एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तब तक जब तक फ्लक्स इस कॉइल के साथ कंसिस्टेंटली चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था एक्चुअली, मैं आपको एक्चुअली थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंस जो इस एक्सपेरिमेंट से हमें निकलती है वो इंपॉर्टेंस मैं एक्चुअली आपको दिखाना चाहता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली जो साइंटिस्ट था उसने एक चीज़ देखी। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह का था, जो सेटअप था वो कुछ इस तरह का था। एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बट एक्टिंग इनवर्ड्स। तो देयरफॉर एक मैग्नेटिक फील्ड लिया गया था और इस मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड लूप रखा गया था। A closed loop was placed inside a magnetic field having some radius r. तो देयरफॉर इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है ना B0, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा, हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया गया था। इस मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज्ड लूप विच इज यूजुअली अ कंडक्टर हैविंग सम रेडियस r, विच मीन्स हैविंग सम एरिया, और इसको कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। तो ओब्वियसली ये तो ठीक था। मैग्नेटिक फील्ड हम लगा सकते हैं कैसे, करंट की वजह से भी हम लगा सकते हैं। करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो होगा, वो अपने ऑलरेडी पता वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने ये लूप रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अब कांस्टेंट है, तो इसमें कोई इफेक्ट इस तरह का आपको दिखाई नहीं देगा। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, एक दफ़ा क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये वहाँ पे एक्चुअली ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मतलब फॉर एग्जांपल अगर करंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस किया, तो करंट फॉर एग्जांपल बिजली की वजह से अगर था तो बिजली चली गई, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड गया वहाँ से। तो देयरफॉर उसने एक चीज़ यहाँ पे देखी, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑफ हो गया तो इस लूप में करंट फ्लो हो गया। यानी वेन हम मैग्नेटिक फील्ड को फिर से इसमें जनरेट कर सकते हैं अगर हम करंट को फिर से ऑन करेंगे। तो देयरफॉर उसने ये देखा, ये चीज़ उसने फाइंड की कि जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट की वजह से जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, करंट बिजली चली गई, करंट वहाँ पे चला गया, मैग्नेटिक फील्ड चला गया, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चला गया, व्हाट हैपेंड, व्हाट ही सॉ दैट एक्चुअली करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस लूप। उसने एक चीज़ गवर्न किया कि मैग्नेटिक फील्ड के जाने से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। The current was induced in this loop when the magnetic field usually changed। हम ऐसा कहेंगे, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस लूप में क्या हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ। अब उस बंदे ने ये चीज़ जब देखा तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आई। उसने कहा कि जब विच मीन जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो पहले लगा हुआ था, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड था, जब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे लगा हुआ था उस वक्त इस लूप पे तो कोई असर नहीं था। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चला गया, ये B0 से जीरो बन गया, क्योंकि B0 से घटता घटता जीरो बन गया, तभी कैंसिल हो गया। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने की वजह से व्हाट हैपेंड, इसमें तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। बाद में उसने क्या काम किया, इसने थोड़ा सा दिमाग पे जोर दिया, उसने एक और काम किया। इसने ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया, ऐसे ही कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया। जो B0 हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिया, वही B0 मैग्नेटिक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। उसने स्क्वीज इसको किया, इसने क्या किया, इसने इस आर को कम कर दिया। इट मीन्स आर मीन्स ये जो है ना एरिया, यहाँ पे उसने इस एरिया को कम किया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद में रखोगे, ऑन चेंजिंग the magnetic field, that is B, on changing magnetic field there is current in the loop। ये आप पहला चीज इसमें याद रखोगे कि जैसे ही उसने क्या देखा, उस साइंटिस्ट ने क्या देखा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस लूप में करंट फ्लो हुआ। नंबर एक चीज। बाद में उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ऐसा नहीं है उसने डायरेक्ट यही किया, उसने बहुत सारा काम इस पे किया होगा, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जिससे हमें फायदा होगा। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट उसने किया, उसमें उसने इस एरिया को स्क्वीज किया, विच मीन इस रेडियस को कम किया, इसको ये बड़ा था इसको छोटा किया, ठीक है ना। तो ये एरिया इतना पहले बड़ा था, इसको छोटा किया, आर को कम किया। तो उसने देखा कि अगर हमने 1 सेकेंड जो मैग्नेटिक फील्ड लिया वो वही कांस्टेंट लिया है, लेकिन जब मैंने एरिया भी डिक्रीज किया तो एरिया को चेंज, दिस चेंज इन एरिया लीड्स टू द करंट। तो एरिया चेंज होने की वजह से भी वहां पे क्या हुआ, एरिया जो वहां पे जब हमने चेंज इसको किया, चेंज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस द करंट। चेंज इन एरिया ऑल्सो लीड्स अस टू द करंट। जब करंट चेंज, एरिया चेंज हुआ
तो बेटा एरिया चेंज होने की वजह से भी वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ। तो दो चीज़ें अब तक आपने इस एक्सपेरिमेंट से सीखी कि एक्चुअली हम इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो इंडक्शन में ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, जिसमें पहले मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया था, उसमें लूप रखा गया, तो कोई इफेक्ट उस पर नहीं हो रहा था। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, हम जनरल में कहेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से इस लूप में करंट प्रोड्यूस हुआ। अब वो कैसे हुआ वो हमने आगे पढ़ना है। इसी तरह दूसरा फिर बाद में उसने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाया, दूसरे पार्ट में उसने एरिया को डिक्रीज किया, दिस रेडियस को डिक्रीज किया, विच मीन्स एरिया हैज बीन डिक्रीज्ड। तो एरिया के डिक्रीज होने की वजह से, सिंपली हम कहेंगे एरिया के चेंज होने की वजह से वंस अगेन इस लूप में करंट प्रोड्यूस हुआ। अब थोड़ा आगे गया वो, उसने थोड़ा आगे उसने लेके गए इसको, बहुत सारी चीज़ उसमें की होगी, हम वही पढ़ेंगे जो हमें फ़ायदा देगी। सो वंस अगेन अगर हम ऐसे नव मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, नाउ इस लूप को उसने रोटेशन दी, क्या दी बेटा, रोटेशन। ये जो लूप हमने रखा था फॉर एग्जांपल, इसको उसने ऐसे रोटेशन दी, घुमाया इसको, ठीक है ना बेटा। ये एक्सीज है, बाहर ये एक्सीज, विच मीन इट इज विच व्हाट दिस क्रॉस रिप्रेजेंट्स, ये जो वहाँ पे एक्सीज ऑफ रोटेशन है, इट इज परपेंडिकुलर बट इनवर्ड्स। तो इस तरह इसने इसको घुमाया, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसने इसको घुमाया, ये मैग्नेटिक फील्ड फिर से कांस्टेंट है, बी नॉट इज कांस्टेंट, एरिया भी यहाँ पे हमने कांस्टेंट लिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इस लूप को अब घुमा रहे हैं। उसने यही किया, उसने लूप को घुमाया, लेकिन जब उसने लूप को घुमाया तो देयरफॉर व्हाट यू विल थिंक, वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा क्या, क्या करंट प्रोड्यूस होगा, नो, इस केस में करंट यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। वाई, बिकॉज एंगल, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, वो तो जीरो है, because area is a vector quantity, remember this thing, area यहाँ पे vector quantity, it is direction is always perpendicular to the plane perpendicular to the surface जिसका एरिया आप निकालते हो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो देयरफॉर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर भी बाहर है, विच मीन्स उन दोनों के दरमियान एंगल जीरो है। तो देयरफॉर जब हम देखते हैं कि ये रोटेट कर रहा है, लूप को हमने रोटेट किया इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ओब्वियसली बेटा वहाँ पे हमने क्या देखा कि वहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इस केस में अगर हम ऐसे लूप को रोटेट करेंगे, तो इस तरह लूप को रोटेट करने से एक्चुअली एंगल चेंज नहीं होता है बिटवीन बी नॉट एंड ए, यानी इसमें एंगल तो जीरो है, लेकिन जब हमने ऐसे रोटेट किया तो इस ऐसे रोटेट करने की वजह से, क्लॉकवाइज रोटेट करने की वजह से एंगल चेंज नहीं होता बिटवीन बी नॉट एंड ए। तो जब एंगल चेंज नहीं होता विच मीन्स वहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इस लूप को ऐसे लिया, फॉर एग्जाम्पल ये एक्सीज है, लूप को हमने ऐसे लिया और हमने दिस टाइम ऐसे घुमाया इस एक्सीस के इर्द गिर्द विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो देयरफॉर वंस अगेन आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, जो एरिया है, इनके दरमियान वंस अगेन जो एंगल है वो जीरो है। लेकिन जब हम लूप को ऐसे घुमाएंगे, ये हमने एक्सीस खड़ा ली, इस एक्सीस के इर्द गिर्द हमने घुमाया, रोटेशनल एक्सीस है, इसके इर्द गिर्द हमने इसको घुमाया, तो ऑब्वियसली जो एंगल बी नॉट और ए के दरमियान ये तो चेंज होगा, ये तो जीरो से चेंज होता चला जाएगा। तो जैसे ही बी नॉट वट हैपेंड, जैसे इस तरह की रोटेशन देखी गई कि एक्चुअली जब इस तरह रोटेट करता है, नॉट इस तरह, ये इनसाइड द प्लेन रोटेट करता है। जब हमने इसको प्लेन को खड़ा किया तो प्लेन को फॉर एग्जाम्पल एक्सीस के इर्द गिर्द घुमाया, देखो ये एक्सीस हमने खड़ा की इसकी, जब प्लेन को इस तरह रोटेट किया गया तो वंस अगेन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द प्लेन लाइक दिस, द एंगल बिटवीन बी नॉट एंड ए, द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज्ड। तो देयरफॉर ड्यू टू द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ दिस प्लेन, obviously once again the current was produced, ठीक है ना। तो देयरफॉर रोटेशन की वजह से भी यहाँ पे आपको करंट एक्चुअली प्रोड्यूस, दिस इंड्यूस्ड करंट इज इंट्रोड्यूस्ड, इसमें इंड्यूसर। लेकिन जब रोटेशन ऐसे होगी, जब इस तरह हम रोटेट करते हैं, नॉट लाइक दिस, हमने क्लॉकवाइज इसको प्लेन को इसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो इस तरह रोटेट करने की वजह से वहाँ पे एंगल चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस तरह इसको रोटेट करेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम टिल्ट करेंगे, टिल्ट के बाद इसको रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो ऑब्वियसली बेटा बी नॉट और ए के दरमियान एंगल चेंज होगा। तो इस एंगल चेंज होने की वजह से वंस अगेन इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। तो देयरफॉर सो फार आपने तीन चीज़ें इसमें पढ़ी, तीन चीज़ें इसमें हमने पढ़ी इन ऑल द थ्री थिंग्स व्हाट हैपेंड। हमने क्या चीज़ें देखी इसमें, हमने देखा पहला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, अगर हम एरिया चेंज करेंगे तब भी करंट प्रोड्यूस होगा, और अगर हम ओरिएंटेशन बिटवीन दिस बी एंड ए चेंज करेंगे तब भी क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो जैसे ही उसने ये तीन चीज़ें स्टडी की तो उसके दिमाग में कुछ आया,
और वो तो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, क्योंकि आपने भी ये सब कुछ कहीं ना कहीं पे सुना है। जब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा तो ये तीन चीज़ें आपके दिमाग में आती थी जब हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। तो देयरफॉर एक्चुअली उसके दिमाग में ये खनखनाया कि एक्चुअली आई हैव स्टडीड दीज, आई नो दीज थिंग्स समवेयर। तो देयरफॉर उसके दिमाग में सीधा है कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ लिंक्ड है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो बेटा वो आपको ऑलरेडी पता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स पास करती है किसी भी एरिया में। तो देयरफॉर यू नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधा है ना, दैट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एनी पासिंग थ्रू एनी पर्टिकुलर एरिया परपेंडिकुलर टू दैट। अब एरिया वंस अगेन एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी विच इज हैविंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है ना। किसके बराबर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अगर आपको याद होगा जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, that is simply equivalent to beta E dot dA. You remember this thing? This is the electric flux. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें इसके बराबर होता है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या, फ्लक्स कौन सा कंसेप्ट हमें प्रोवाइड करता है? तो रिमेंबर फ्लक्स प्रोवाइड द आइडिया ऑफ एनर्जी। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि फ्लक्स एक्चुअली प्रोवाइड्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ, इट प्रोवाइड्स अस आइडिया ऑफ एनर्जी। तो विच मीन्स एक्चुअली जब हम कहते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कहता था कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी एनर्जी पास होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर सरफेस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर होती है, प्रोवाइडिंग अस द कॉन्सेप्ट हाउ मच एनर्जी इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। ठीक है ना। तो देयरफॉर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है वैसे ही मैंने उस दिन भी आपको बोला था वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी हमने पढ़ना है। सिर्फ फर्क क्या इतनी, जहां जहां पे हमने वहां पे ई डाला था वहां वहां पे हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने बी डालना है। तो देयरफॉर इसी से अगर हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक्चुअली हमें अब पढ़ना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा सिर्फ सिंपली किसके बराबर होता है? इट विल बी सिंपली बी डॉट डी होगा ना। ई को किससे रिप्लेस करना है? तो जो जो प्रॉपर्टीज वहां पे हमने ई की पढ़ी है वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे किसकी होगी? बी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। वहां पे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, दैट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू अ पर्टिकुलर सरफेस एरिया। तो यहाँ पे सिंपली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, पासिंग थ्रू दैट सरफेस, उसको हम सिंपली कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो उसके बराबर था सिंपली ई डॉट डी ए। तो देयरफॉर ई विल बी रिप्लेस्ड बाय बी, देयरफॉर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए। थोड़ा सा अगर आपको याद होगा तो रिमेंबर इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा? अभी मैं यूनिट भी आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा अलग से भी, लेकिन यहाँ पे भी आप याद रख सकते हो। तो ये हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, हो गया ना। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, इसका मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर बेटा वही हो गया वेबर। तो देयरफॉर वेबर इज एक्चुअली द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो हम टेस्ला को रिप्लेस करते थे वेबर पर मीटर स्क्वायर से। होता है ना, टेस्ला होता है बराबर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो इसी से एक्चुअली निकलता है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अगर आपको याद होगा, मैं रिपीट करूंगा थोड़ा सा वो पिछला जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा लूप है, ये हमारे पास लूप है, ये इसके पास इसका रेडियस है, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, दिस इज कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। ठीक है ना बेटा। तो देयरफॉर ये बनाता है 30 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड बनाता है आपके एरिया के साथ कितना एंगल, इस सॉरी रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री, 37 डिग्री यहाँ पे मैंने लिखा, सॉरी। तो बेटा बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? हाउ मच मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी हियर? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा अगर आपको याद होगा? शाबाश। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली इक्विवेलेंट टू बी नॉट पाई और स्क्वायर कॉस, कॉस कितना? कॉस 37? नो, इट इज कॉस 53 बिकॉज दिस इज द एरिया वेक्टर। तो एक्चुअली ये वाला एंगल होता है 53 डिग्रीज। ठीक है ना। तो देयरफॉर एक्चुअली इट इज ना, ये होता है ना बी ए, फाई इज इक्वलेंट बी डॉट ए, अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, फाई इज इक्वलेंट बी डॉट ए। तो बी नॉट है यहाँ पे, बी के बदले बी नॉट है मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया ही तो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो एंगल है बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। अब थीटा कौन सा है? ये जो एंगल थीटा ओरिएंटेशन वाला एंगल, ये एंगल कौन सा होता है? ये एंगल होता है बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बी इंटू डी ए, दैट इज बी और डी के दरमियान। अब ये एंगल तो 37 नहीं है बेटा, एंगल बी और डी ए के दरमियान एंगल 53 है, बिकॉज यहाँ से आपका डी ए जाएगा, यहाँ से एरिया वेक्टर होगा। तो ठीक है ना। तो देयरफॉर वो सिंपली होगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू 3/5 बिकॉज कॉस 53 3/5। लेकिन अगर ऐसा होगा, अब सर्कल ऐसा होगा, ठीक है ना, ये आपके पास आर बल लगा है, तो ये आपके पास बी नॉट है, तो देयरफॉर
बोलो बेटा फाई कितना होगा, सिंपली 0 पढ़ा है आपने। यहाँ के एंगल 90 बन जाएगा, तो देयरफॉर ऑब्वियसली ये है ना, ऐसे एक्चुअली एंगल 90 बन जाएगा, बाहर ऐसे खड़ा हो जाएगा, बी और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल 90 बन जाएगा, cos 90 0, तो देयरफॉर फाई सिंपली इक्वलेंट टू 0। ठीक है ना। तो इसका जो कंक्लूजन हम एंड पे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स में भी आपको एक्सप्लेन डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अगर हम डिटेल में आप देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि इफ फ्लक्स लिंक्ड विथ अ लूप चेंजेस देन करंट फ्लोज। जनरल में एक्चुअली ये सारा कुछ पढ़ने से हमें एक ही चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंड होती है, क्योंकि हमने ये ऊपर एक्सपेरिमेंट 3 चीज़ें पढ़ी थी, बी ए एंड थीटा। तो जनरल में ये बी ए थीटा ये तो फ्लक्स ही है। तो जनरल में हम कहेंगे जब भी एक लूप के साथ फ्लक्स जो इसके साथ लिंक्ड होता है ना वो चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे करंट फ्लो होता है। दैट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद द लूप इज चेंजिंग विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ करंट इन इट। यानी जब फ्लक्स चेंज होगा तो फ्लक्स मैंने कहा इट गिव्स अस आइडिया ऑफ एनर्जी। हम इस तरह कह सकते हैं जो एनर्जी एसोसिएट होते हैं विद द लूप के साथ, तो जब वो एनर्जी चेंज होती है तो वहाँ पे करंट एक्चुअली प्रोड्यूस होता है। दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, या बाद में हम उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहेंगे। तो देयरफॉर दिस ये वो एक्सपेरिमेंट था एक्चुअली बेटा, जो जिससे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो पहला टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे, दिस वाज द जनरल इंट्रोडक्शन, इट विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स। हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा सा मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस आउटलाइन आपको दी इसकी कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो देयरफॉर जो अब हम डेफिनेशन भी दे सकते हैं इसको, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस when held in a magnetic field is defined as the number of magnetic field lines crossing the surface normally and is measured as the product of component of magnetic field normal to the surface and the surface area। सिंपल में हम कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, किसी भी सरफेस के साथ जो लिंक्ड होता है ना, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं उसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग दैट सरफेस। अगर आप कोई पर्टिकुलर सरफेस पढ़ रहे हो, किसी कोई सरफेस जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो उस सरफेस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है नॉर्मली, तो उसको सिंपली हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सिंपली आप सिंपल वर्ड्स में इसको याद रख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। सारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स किसी सरफेस में पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास एक सरफेस है बेटा, तो देयरफॉर इस सरफेस में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, उसको सिंपली हम कह रहे हैं वो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। बट मोर प्रिसाइजली जो मैंने पहली डेफिनेशन आपको दी, इट इज मोर प्रिसाइज, that is the magnetic flux linked with any surface which is being placed inside the magnetic field is the magnetic field line is crossing that surface। but नॉर्मली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें पास हो रही है। और मेजर कैसे हम करते हैं इस मैग्नेटिक फ्लक्स को, हम इसको मेजर करते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट नॉर्मल टू द सरफेस एंड सरफेस एरिया। तो देयरफॉर हम नीचे डेफिनेशन में भी, सॉरी इक्वेशन में भी आपको दिखाएंगे कि हम मेजर कर सकते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं मैग्नेटिक दिस फ्लक्स को किस तरह बेटा हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट मगर परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड सरफेस एरिया। तो देयरफॉर थोड़ी सी डेफिनेशन में आपके लिए लिख के भी रखूँ यहाँ पे। तो देयरफॉर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए surface when held in a magnetic field is defined as the number of magnetic field lines crossing the surface normally and is measured as the product of component of the magnetic field
normal to the surface and the surface एरिया। तो देयरफॉर सिंपल में आप एक और सिंपल डेफिनेशन, अगर आपको आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप सिंपली इस तरह भी कह सकते हो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज सिंपली कॉल्ड एज इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये आपके लिए मोर प्रिसाइज डेफिनेशन रहेगी कि मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी सरफेस के साथ जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं उसके साथ जो लिंक होता है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस सरफेस में क्रॉस करेंगे नॉर्मली, ठीक है ना। मेजर कैसे करते हैं हम, मेजर हम करते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द प्रोडक्ट विद द सरफेस एरिया। तो इस तरह हम इसको कहते हैं। तो रिमेंबर दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूजुअली बेटा इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो आपको लास्ट पे भी पता चलेगा जब इसका आपके पास डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उससे भी आपको ये पता चलेगा ये एक्चुअली है एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैथमेटिकली हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है ना विद द सरफेस एरिया, जिसको एक सरफेस एरिया जिसको हम एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं, वो किस तरह दिया हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सरफेस लेते हैं, इस सरफेस को हमने कहाँ पे रखा है, इस सरफेस को हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, इसका कुछ सरफेस एरिया हम लेंगे। सरफेस एरिया फॉर एग्जांपल लो बेटा, इसका ए हम सरफेस एरिया लेंगे इस सरफेस का, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया है, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होगा दैट सिंपली विल बी गिवन एज बेटा बी एन इंटू ए, ठीक है ना। तो व्हाट इज बी एन, बी एन अभी हमने कहा ये मेजर कर, इट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस को जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो याद रहा। तो हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं हम एक सरफेस विथ सरफेस एरिया ए विच इज हेल्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बी such that the direction of magnetic field makes some angle theta with the normal to the surface, ठीक है ना। ये जो डायरेक्शन फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बेटा ये हमने लिया है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस को मैं एक नॉर्मल डाल देता हूँ लाइक दिस, ये इसके पास इसका नॉर्मल है n and it is making some angle theta with it. We are considering a surface which has been placed inside the magnetic field such that the normal to this surface, normal यानी perpendicular to this surface makes some angle theta with the magnetic field. ये normal जो हम इस surface को डाल रहे हैं ये normal कितना angle बना रहा है, ये angle theta बना रहा है with the magnetic field, ठीक है ना। तो therefore the component of magnetic field along the normal surface area, वो component इस magnetic field का वो component जो actually इस normal की डायरेक्शन में एक्ट होता है ना, दैट कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच एक्ट्स अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस एरिया, दैट कंपोनेंट विल बी गिवन एज बेटा बी एन इज इक्वलेंट बी कॉस थीटा। रिमेंबर दिस थिंग, उस वो कंपोनेंट किससे रिप्रेजेंट होगा, बी एन इज इक्वलेंट बी कॉस थीटा, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस एरिया है वो कितना है, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with the surface area is, that's phi is simply equivalent to bn into a। तो bn को अपना वैल्यू दो, दैट इज b cos थीटा है ना, bn का वैल्यू ऊपर निकला b cos थीटा इंटू हो गया a, ठीक है ना। दैट्स phi इज इक्वल टू b a cos थीटा, ठीक है ना बेटा। वायर ए क्या है, इट इज एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द सरफेस एरिया, ठीक है ना। तब इक्वेशन को हम किससे, ये भी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, एरिया भी वेक्टर है। तो देयरफॉर बेटा अगर आपको मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखाऊं तो देयरफॉर फाई विल बी सिंपली इक्वलेंट टू बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट, वाई क्योंकि इनके दरमियान कॉस थीटा आ गया, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो देयरफॉर इट इज बी ए कॉस थीटा विच मीन्स इट इज बी डॉट ए, ठीक है ना। तो रिमेंबर व्हाट इज ए इज एरिया वेक्टर द डायरेक्शन ऑफ विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड दिस बी इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑल्सो एरिया वेक्टर। तो देयरफॉर जो डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया वेक्टर इट इज ऑलवेज, मैंने कहा इट इज नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो देयरफॉर बेटा आमतौर पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिखते हैं वो हम इसी तरह लिखते हैं, दैट इज फाई इज इक्वलेंट बी डॉट ए विच इज बी ए कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा इसमें जो है ना, वंस अगेन में आपको ये याद रखना आपने, बी कॉस थीटा ये इज द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बी एन,
ठीक है ना। ये वो कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्चुअली नॉर्मल होता है टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह करते हैं, बी एन। तो देयरफॉर जनरल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा जाता है ना वो बी डॉट ए, और आमतौर पर एक्चुअली ये इक्वेशन इसकी मीनिंगफुल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाई इज इक्वल टू बी एन ए, दैट फ्लक्स इज सिंपली इक्वल टू द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट ऑफ द एरिया vector. So thus magnetic flux over a given surface is defined as product of area of the surface and the component of magnetic field normal to the plane of surface. ये एक और मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी। तो देयरफॉर फिर से मैं आपको एक निचोड़ इसका बताऊंगा जनरल में, फिर से क्विकली मैं इसको रिकैप करूंगा आपके लिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ये सिंपली होता है हम कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगे किसी पर्टिकुलर सरफेस को। तो देयरफॉर उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक सरफेस लिया, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो सच दैट फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में हम डाल दिया तो उसके साथ उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चूंकि ओब्वियसली वहाँ से निकलेगा, चूंकि मैं बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस होती होंगी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको वहाँ पे मिलेगा कैसे मेजर हम करते हैं, सिंपली हम कहते हैं कि लेट द नॉर्मल टू द सरफेस, ये जो सरफेस हमने डाली इसको हम जब नॉर्मल एक परपेंडिकुलर डालेंगे वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पे आपको मिलेगा ये आपको हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस। एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो इस सरफेस को नॉर्मल होगा और सिंपली सरफेस एरिया दैट इज ए। तो देयरफॉर फाई सिंपली इक्वल टू बी एन ए। अब बी एन ए है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर जो अलोंग द नॉर्मल हो, तो वो कौन सा होता है ना, वो बी कॉस थीटा होता है। तो देयरफॉर बी एन सिंपली किसके बराबर होगा, बी कॉस थीटा। तो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, बी एन को अपना वैल्यू दो, दैट इज बी एन डॉट ए। तो बी एन को अपना वैल्यू दो बी कॉस थीटा ए, तो ये बन जाएगा बी ए कॉस थीटा, वो सिंपली होगा बी डॉट ए विच प्रोवाइड्स अस द मैग्नेटिक flux, that's this is b dot a, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। these two equations usually represent the magnetic flux, इसकी मेन इक्वेशन है। तो इससे आपको 1 सेकेंड डेफिनेशन आपने जरूरी इसकी याद रखनी है, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर ए गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सरफेस। सिंपली ये क्या किसके बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया कितना है सरफेस का जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक इसी मैग्नेटिक फील्ड का बट वो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दैट सरफेस। तो देयरफॉर ये एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बराबर होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मैक्सिमम होगा, दैट्स हम स्पेशली हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पेशल केस में इसको देखेंगे, स्पेशल केस में व्हेन थीटा इज जीरो, जब थीटा कितना होगा, जीरो होगा, उसका मतलब क्या है, दैट इज जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाया है इज इट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन। थीटा यहाँ पे देखो इस थीटा जीरो कब होगा, जब बी और एन एक ही डायरेक्शन में होंगे, दैट इज इसका मतलब होगा जब दिस मैग्नेटिक फील्ड होगा ना इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, है ना, क्योंकि नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन है, विच मीन्स बी एंड एन तो सेम है, विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस है, दैट इज बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। देन बेटा आपका फाई किसके बराबर आएगा, सिंपली इट इज बी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो हमेशा 1 होता है, इट इज बी ए विच मीन्स इट इज मैक्सिमम। तो देयरफॉर आपने याद रखना है दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए गिवन सरफेस इज मैक्सिमम, that is maximum number of magnetic field lines pass through a given surface when angle is theta। तो जिस वक्त एंगल थीटा होगा, जिस वक्त मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, उस वक्त उसके साथ मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ओब्वियसली आपके पास फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमने खड़ा लगा दिया, हमने खड़े खड़े इसमें डाल दिया इस मैग्नेटिक फील्ड को, तो देयरफॉर उस वक्त तो मैग्नेटिक मैक्सिमम फील्ड लाइन्स, यहाँ पे अब डायग्राम से देखो, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड को तो उस वक्त मैक्सिमम फील्ड लाइन्स इसमें पास होंगी, तो जब फील्ड लाइन मैक्सिमम तो फ्लक्स मैक्सिमम। तो देयरफॉर लेकिन अगर हम दूसरे केस में देखेंगे इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो बेटा थीटा 90 डिग्री होने का मतलब क्या है, दैट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो मैग्नेट दैट इज बी इज अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस,
बी कहाँ से है, इट इज़ अलोंग द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो इस विच मीन्स नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड वहीं से है जहाँ से आपको, अगर प्लेन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर तो जब मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन एक सीधे जो आपके पास जो एरिया है एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास बेटा थीटा 90 होगा, कॉस 90 जीरो, विच मीन्स फाई इज इक्वलेंट टू बी ए कॉस 90 जीरो, it is equivalent to zero. तो therefore thus magnetic flux through a given surface is zero when angle is zero. तो magnetic flux एक surface के साथ zero होता है जब magnetic flux जब this magnetic field और आपके पास जो एरिया है सरफेस का वो एक ही डायरेक्शन, उस वक्त कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है इसमें एंटर नहीं होगी। तो यप फर्ज में यप इस डायरेक्शन में एरिया है, इसी डायरेक्शन में प्लेन सरफेस है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से इसमें एंटर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो वहाँ पे होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ एक्चुअली दिस गिव्स अस द कंडीशन व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड व्हेन इट विल बी जीरो, ठीक है ना। यहाँ से हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, सटर या उसको सटरंग था मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड है सिंपली सिनस आपको पता है, यहाँ से मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है ना। इसको सटरंग था मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, दैट इज सिंपली बी। तो यहाँ से आपको पता चलेगा बी किसके बराबर आएगा, बी विल बी सिंपली इक्विवेलेंट फाई बाई ए, है ना, क्योंकि फाई किसके बराबर है, बी इंटू ए, बी डॉट ए, है ना। तो देयरफॉर बी किसके बराबर होगा, बी सिंपली विल बी इक्विवेलेंट टू फाई बाई ए। तो दस इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड या लिंक्ड कहो, एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट area. Thus magnetic flux density simply the magnetic flux defined as magnetic flux associated with any surface per unit area, per किसी भी surface के साथ magnetic flux per unit area कितना होगा उसको magnetic flux density कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट था इसमें। तो नाउ यूनिट्स, अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट्स। तो यूनिट्स में हम पहले देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी भी मैंने कहा आपको, देयरफॉर फाई इज सिंपली इक्विवेलेंट टू बी इनटू ए, बी इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो बेटा दैट्स इक्विवेलेंट टू वेबर। तो देयरफॉर वेबर इज द ऐसा यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स। तो 1 वेबर कितना होता है, 1 वेबर इज इक्विवेलेंट टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो रिमेंबर हमारे पास वेबर, एक वेबर फ्लक्स कब होगा, जब वन टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए लूप और एन ए कंडक्टर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो उस वक्त जो उसके साथ एसोसिएट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स वो 1 वेबर होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा यूनिट में है। CGS यूनिट में इसका जो यूनिट है ना बेटे, CGS सिस्टम में जो यूनिट है वो मैक्सवेल है। CGS में इसका जो यूनिट है इट्स मैक्सवेल, मैक्सवेल इज द CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रिमेंबर वन मैक्सवेल इज इक्वलेंट 10⁻⁻8 वेबर। एक मैक्सवेल कितने होते हैं, 10⁻⁻8 वेबर होते हैं। तो देयरफॉर ये हम इसको इस तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं। इसी तरह आप डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हो। डायमेंशनल फार्मूला क्वाइट इजी है निकालना, क्योंकि बेटा फाई सिंपली इक्वलेंट बी इंटू ए, तो पहले बी आपको पता होना चाहिए। बी किसके बराबर होता है, बी होता है सिंपली बराबर एफ बाई क्यू वी, है ना। एफ इज इक्वलेंट क्यू वी बी, लोरेंट्स फोर्स, तो उससे बी आपको निकलेगा एफ बाई क्यू वी। तो देयरफॉर बेटा फाई किसके बराबर आएगा, फाई सिंपली इक्वलेंट एफ ए डिवाइड बाई क्यू वी, है ना इक्वेशन में। तो एफ फाई इज इक्वलेंट बी इंटू ए, तो बी को अपना वैल्यू दो, ये इस तरह आपको डायमेंशन निकलेंगे, दैट इज सिंपली इक्वलेंट एफ ए डिवाइड बाई क्यू, इट इज सिंपली आई टी इंटू वी, है ना। चार्ज किसके बराबर होता है, आई टी, करंट इंटू टाइम इंटू वी। अब डायमेंशन आपके लिए बहुत ईजी है। तो देयरफॉर एफ फोर्स के डायमेंशन एम एल टी रेज पावर -2, इस तरह एरिया के डायमेंशन एल स्क्वायर डिवाइड बाय करंट एम्पियर, ए हो गया, टाइम टी हो गया, वेलोसिटी एल टी रेज पावर -2। इनको ऊपर नीचे करो आप, तो एक्चुअली फाई किसके बराबर आएगा बेटा, एम तो यहाँ पे एक ही है, तो एल कितने आएंगे, एक गो 3 एक कटेगा, गो एल स्क्वायर टी रेज पावर टी, तो टी
ये तो ये गया, टी एक ही बचता है कि दो बचते हैं, टी एल टी रेज पावर -1 है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, टी स्क्वायर टी रेज पावर -2 आएगा और ए रेज पावर -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। तो दिस देयरफॉर दिस वाज बेटा द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड थोड़ा सा एन इंट्रोडक्शन टू दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वन सेकेंड आई विल रिकैप्चुलेट इट, थोड़ा सा मैं रिकैप्चुलेट करूंगा बहुत जल्दी आपके लिए। हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिज्म में, वहाँ पे हमने एक बहुत अच्छा वहाँ पे हमने स्टार्ट इसका बहुत मेन इम्पैक्ट हमने मेन कॉन्सेप्ट वहाँ पे पढ़ा था। व्हेन एवर करंट पास थ्रू कंडक्टर तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता। क्या कन्वर्स ट्रू होगा इसका, क्या ये हमें क्वेश्चन पूछा जाता उस वक्त, क्या कन्वर्स का ट्रू होता कि जब करंट पास होता है कंडक्टर से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज़ पता चला। फैराडे हमें पढ़ने भी है वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने कहा कि यस, अगर हम एक कंडक्टर को, एक वायर को, स्पेशली कॉपर वायर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देंगे, जब वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। यहाँ जा अगर हम एरिया उस कंडक्टर का चेंज करेंगे तब भी कहाँ पे वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। या अगर हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे बी और इस मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के दरमियान, एरिया वेक्टर के दरमियान अगर एंगल चेंज होगा तब भी वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। उसको करंट को हम इंड्यूस्ड करंट या लेटर ऑन वी कॉल्ड एज इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे इसको, उससे वो एक्चुअली जनरेट होता। तो जो कन्वर्स था वो ट्रू होता है। वो आपने एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया तीनों जो तीन पार्ट एक्सपेरिमेंट की, वो तीनों पार्ट इस पर दलालत करते हैं। तो देयरफॉर एक्चुअली इट वाज समवॉट लिंक्ड विद द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पढ़ा था। तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जहाँ जहाँ ई है वहाँ वहाँ में हमने बी डालना है। तो हम एक्चुअली जो कुछ भी हमने वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ना है वैसा ही आपने यहाँ पे पढ़ना है, बस ई को रिप्लेस करना है किसके साथ? बी के साथ। तो उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट सीधे उठाया। मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू एनी सरफेस। तो उसके बाद हमने देखा कि जब हम एक कंडक्टर को, एक लूप को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो फिर अगर हम इसमें लूप को परपेंडिकुलर रखेंगे टू दिस लूप को, मैग्नेटिक फील्ड को, तो बेटा वहाँ पे तो वैन नॉर्मल, जब नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो वही कह रहा हूँ मैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा लूप को तो वहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, लेकिन अगर पैरेलल होगा तो वहाँ पे मिनिमम जीरो फ्लक्स होगा उसके साथ। दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तब उस वक्त उसमें इंटर मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स ये कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में पड़ा, कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी विद फ्लक्स के साथ, सॉरी इस लूप के साथ। तो देयरफॉर मैक्सिमम एनर्जी इस लूप के साथ एसोसिएट होती है जब लूप परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जीरो होगा जब पैरेलल होगा। उसके बाद हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी देखा, वो वेबर है। एसआई सिस्टम है, सीजीएस में इसका मैक्सवेल है, और डायमेंशनल फार्मूला निकाली। और नेचर है इस मैग्नेटिक फ्लक्स का, दैट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आमतौर पर जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको पहले इक्वेशन दिखाई थी दिस, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए अप्लाई की जाती है, दिस बी डॉट डी, क्योंकि वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला था सिंपली ई डॉट डी ए। तो अगर यहाँ पे हमें वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना, दैट्स वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज एसोसिएट विद वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है किसी पर्टिकुलर सरफेस में, तो उसके लिए हम सिंपली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हम इस तरह निकाल सकते हैं, दैट्स फाइव सरफेस इंटीग्रल उस वक्त हमने उसने लेना है, दैट इज सिंपली इक्वल टू बी डॉट डी ए। तो इंशाल्लाह टुमारो विल गो फॉर फैराडेज लॉ।